गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज जो है हम लोग जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले कुछ आप लोगों के जो मैंने टारगेट दिए थे कि आपको इतने क्वेश्चन तक करने हैं, क्वेश्चन नंबर 90 तक मैंने आपसे बात कहा था, क्वेश्चन नंबर 90 तक आप सॉल्व करेंगे। और हर संडे के जो लेक्चर्स होगा, मैं एक लेक्चर ऐसा डालूंगा जिसमें आपके डाउट्स को मैं ले सकूं, मैं आपको बोर्ड पर समझा सकूं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है तो उसको मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट जो है अगला जो टारगेट होगा 20 जून तक का टारगेट होगा। 20 जून तक जितने प्रॉब्लम्स आपसे नहीं होते 21 तारीख के वीडियो लेक्चर्स में मैं इसको डालूंगा। ठीक है। तो इससे आपकी काफी प्रॉब्लम काफी हद तक दूर हो जाएगी। ठीक है। बहुत सारे बच्चों में टेंडेंसी होती है कि कोई चीज समझ में नहीं आता है। बेटा जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब आपने वीडियो लेक्चर्स ईमानदारी से नहीं देखा। ठीक है। तो अगर कोई वीडियो लेक्चर्स डाल रहा हूं तो एक बात मान के चलिए कि मैं सारी इंफॉर्मेशन उसमें रख चुका हूं, कुछ भी बचा हुआ नहीं है। ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है तो सबसे पहले उस वीडियो लेक्चर को फिर से देखने की तैयारी करें, पहला काम। ठीक है। उसके बाद पहले ब्रेन पर जोर मारें। आप बोर्ड के स्टूडेंट नहीं हो, आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, तो मैक्सिमम कोशिश ये करो कि पहले अपनी खोपड़ी में दम मारो, इसमें भेजे में एंट्री कराओ। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो मैं हूं, जैसे मैं आपको फिर आज बताने ही चल रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कोशिश करो, क्योंकि मैं एग्जाम में मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। एग्जाम में मेरा आपका कोई कनेक्शन नहीं होगा, वहां आपको ही स्ट्रगल करना है, आपको ही अपनी खोपड़ी लगानी है। तो कोशिश ये करिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो फिर से वीडियो लेक्चर देखिए। वीडियो लेक्चर डिलीवरी करते समय इस बात का मैं विशेष ध्यान रखता हूं कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो कमिंग एक दो लेक्चर्स में मैं उसको नोट करके लिखा जरूर देता हूं। ठीक है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, उसमें कुछ भी बचा हुआ नहीं रहता मेरे पास। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आप अगर आपका कहीं डाउट आ रहा है तो उसको फिर से वीडियो लेक्चर देखने की तैयारी करें। चलिए, तो मैं फिर से क्वेश्चन जो मेरे पास ये कुछ क्वेश्चंस बच्चों के आए हुए हैं, इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके कमिंग टेस्ट में आए थे, उसमें सवाल हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉड्यूल के सवाल हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 87 मॉड्यूल का है, तो इसमें बच्चों लोगों ने काफी प्रॉब्लम क्रिएट किया कि साहब ये समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। देखो, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन मेरा 87 में ये था, ये मेरे मॉड्यूल का जो मैंने मॉड्यूल आपको दिया था उसका ये सॉल्यूशन है। तो यहां पर एक बात मेरे को बताओ, सबसे पहले अगर मैं इसका सॉल्यूशन देख रहा हूं, सबसे पहले अगर मैं रेडियाई की बात कर रहा हूं, तो जैसे मैंने रेडियाई की बात करनी है तो आपके दिमाग में एक बात आया कि सबसे ज्यादा एनायन, फिर इसके बाद न्यूट्रल, और न्यूट्रल के बाद आता है कैटायन। ठीक है। इस तरीके से हम रेडियाई हम लोग निकालते हुए चले आ रहे हैं, और इसका रीजन हमने बताया था डेड इफेक्टिव। तो बच्चों, अब यहां पर हमारे पास क्या है, हमारे पास एनायन है, और एनायन देखो, एक तो मेरे पास F माइनस है और एक मेरे पास O-2 है, और न्यूट्रल की अगर मैं कैटायन तो मेरे पास कुछ नहीं है, और न्यूट्रल की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रल में मेरे पास दो है, एक है आपका फ्लोरीन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है। एक मेरे पास फ्लोरीन है और एक ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले मैं प्रायोरिटी एनायन को दूंगा। तो एनायन को दूंगा तो एनायन का मतलब सबसे ज्यादा रेडियाई किसकी होगी, O-2 की होगी। इसके बाद किसकी होगी, F- की। ये बात खत्म हो गई। अब यहां पर देखो, ये आपका 16 ग्रुप है, ये आपका 16 ग्रुप है, और ये आपका 17 ग्रुप है। राइट। 16 ग्रुप में ऑक्सीजन होता है और ये आपका फ्लोरीन होता है। लेफ्ट से राइट चलने पर रेडियाई आपकी डिक्रीज करती है, ये मैं आपको लिखवा चुका हूं। रेडियाई क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की ज्यादा होगी फ्लोरीन से। राइट। तो घुमा फिरा के पूरा ऑर्डर क्या निकल कर है, ये निकल कर क्या आया, देखो जरा ये। ठीक। कुछ बच्चों का आर्गुमेंट ये था कि ऐसा भी हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन को चेंज मत करिए, खुद को चेंज करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन परफेक्ट है, हो सकता है किसी क्वेश्चन के आंसर में एक ही जगह मैंने बी भी लिख दिया हो। अगर आप पूछेंगे तो लिखने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है कि एक ही जगह बी हो जाता है, बी की जगह सी भी होता है, सी की जगह डी भी हो जाता है। तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो मैं जरूर उसका ऐसा बताऊंगा कि साहब माय मिस्टेक, इसकी वजह से थोड़ी सी मैंने गलत लिख दिया। ठीक है। क्वेश्चन को चेंज मत करिए, ये मत करिए कि मेरे हिसाब से ऐसा होगा और तेरे हिसाब से ऐसा होगा। मेरे तेरे के हिसाब से कुछ नहीं होगा। हम 15 साल से पढ़ा रहे हैं, आज के मैं टीचर नहीं हूं। कितने बच्चे मैंने मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज बचा दिया, ये बताने की अब जरूरत नहीं कि अब ये क्या होगा और कैसे होगा।
तो मैं जो आपको सिखा रहा हूं उसको आप पूरी तरीके से सेंट्रलाइज हो जाइए, उसको सीखिए कि अरविंद सर ने क्या सिखाया। ठीक ठीक है। अच्छा, एक बात हम और बोलेंगे बच्चों, आप लोगों का मैं 28 जून से एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने की तैयारी कर रहा हूं। उस टेस्ट में हर चैप्टर के 200 से 300 सवाल होंगे। वो सवाल आपके किसी गाइड, किसी मॉड्यूल वगैरह से नहीं होंगे, कोई बुकलेट नहीं होगी, किसी किताब से नहीं होगा। तो वो क्वेश्चन का एक कलेक्शन होगा, मेरा अपना ओन वर्क होगा, अपना होमवर्क मैंने किया है। तो वो बच्चों आपको 200 से 300 सवाल अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स नीड। अगर हमको लगता है कि हमें इस चैप्टर से हमको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। जैसे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी खूब आता है, तो स्वाभाविक सी बात है जीओसी का मतलब मैं अगर दूंगा तो कम से कम 300-400 सवाल दूंगा या 500 सवाल दूंगा। तो आपको अगर हमने 500 क्वेश्चन या 200 सवाल या 300 सवाल का एक टारगेट बनाया है तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस नीड, अगर इस चैप्टर से हमें कितना पूछा जाता है, कितनी मेरी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मैंने मॉड्यूल को डिजाइन दिया हुआ है। तो एक मॉड्यूल मैं आपको जो दूंगा हर सैटरडे या संडे की मॉर्निंग में दूंगा और 4 घंटे बाद मैं आपसे आंसर मांगूंगा। 4 घंटे के बाद जो आंसर भेजेगा मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, चाहे कंडीशन कोई भी हो आपकी। ठीक है। और डाउट्स केवल उन्हीं सवाल के बताए जाएंगे। उस मॉड्यूल में डाउट्स में केवल उन्हीं सवाल के बताऊंगा जिन्होंने 4 आवर्स में मेरे को रेस्पॉन्स दिया है। ठीक है। मेरे को 4 घंटे के अंदर अगर मैंने पेपर भेजा, मैं पहले बता दूंगा इतने बजे पेपर सेंड करूंगा। अगर आप 4 घंटे के अंदर रेस्पॉन्स करते हैं तो आपका मैं आंसर दूंगा। अदरवाइज का मतलब 4 घंटे के बाद ऐसा नहीं है कि आप सुबह भेजो, 1 साल बाद भेजो, मैं आपका आंसर बढ़ता रहूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक प्रोग्राम है मेरा, उस प्रोग्राम के हिसाब से आपको चलना है, अपने आप को मोल्ड कर लेना है। संडे की सुबह मैं कोशिश करूंगा देने के लिए और 4 घंटे बाद मैं आपसे आंसर मांगूंगा। मैं आपके मोबाइल पर आंसर दूंगा, क्वेश्चन भेजूंगा और आपके मोबाइल पर ही मैं आपके सॉल्यूशन भेजूंगा। तो जितने भी 11 के स्टूडेंट हैं उनकी उनसे मैं खास रिक्वेस्ट करूंगा कि अब मेरे मोबाइल पर अपने पेरेंट्स का, जो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे मदर हो चाहे फादर हो, उनका नंबर और उनका नाम जरूर लिख के भेजें और ये जरूर लिखें मैं फलाने मेरे पापा हैं या ममा हैं। ठीक है। ताकि मैं उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकूं कि आप जो है प्लीज इतने टाइम पर बच्चा एग्जाम देगा घर पर बैठ करके, आप इतने टाइम तक प्लीज बच्चे के साथ रहिए ताकि मुझे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपसे मिल सके। ठीक है। तो आपके सभी पेरेंट, आपके पास आपके मदर हो या फादर हो जिनके पास मोबाइल अवेलेबल हो, जो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट में बात करना चाहते हैं, वो प्लीज अपना सभी बच्चे लोग अपने मदर या फादर में किसी एक का नाम जो है जरूर लिख के भेजें और ये जरूर मिले कि ये मेरे पापा है या मेरे ममा है। ये नंबर आप सेव कर लीजिए। तो वो जो मदर या फादर में कोई एक आदमी आपकी ड्यूटी करेगा ताकि वो आप एग्जाम कायदे से दे सके। दूसरी बात कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस दूंगा मैं वो ज्यादा नहीं होगा, 70 से 80 क्वेश्चन होगा एक टेस्ट में। हर संडे को एक टेस्ट लूंगा मैं, तो उसमें उन क्वेश्चन को आप संभाल के रखेंगे। उन्हीं जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उन्हीं जैसे सवाल मिलते हैं, यानी वो मोस्ट इफेक्टिव प्रॉब्लम्स होंगे, वो बिल्कुल अलग होंगे, वो आपके मॉड्यूल और गाइडो में नहीं मिलेंगे, मोस्ट इफेक्टिव होंगे। ये मेरे अपने पुराने पेपर्स, अपने पूरे एनालिसिस पर जो मैंने पुराने कई सालों से मैंने वर्क किया, मेहनत किया, उसी का ये रिजल्ट है कि काफी दिनों से क्वेश्चन को कलेक्ट करने के बाद मैं आपको एक फाइनल देने वाला हूं। एक चीज और, काफी बच्चों ने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा है, सर इसकी फीस क्या होगी? बेटा जी एक बात समझ लो, मेरी तरफ से अगर आपको कोई चीज मिल रहा है, चाहे वो मॉड्यूल होगा चाहे टेस्ट पेपर होगा, उसकी कोई फीस नहीं है, उसकी कोई भी फीस नहीं है। मैं खुल के बोल रहा हूं, मैं उसकी कोई फीस नहीं ले रहा हूं। अगर मैं घर पर बैठ करके कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं तो मेरा एक ही टारगेट है, जब तक मैं यहां रहूं, जब तक मैं यहां पटौदी में हूं या पाथफाइंडर में हूं, मेरा बच्चा नंबर 1 रहना चाहिए। यहां का कोई टीचर उसको चेस न कर पाए, ये मेरा टारगेट होगा और सिलेक्शन मेरी पहली प्रायोरिटी होगी। तो जो मेरा फोकस होगा इस काम का, मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि जब तक मैं यहां पर खड़ा हूं पटौदी के अंदर, मेरा पढ़ाया बच्चा नंबर 1 रहना चाहिए। कोई भी टीचर कहीं सवाल पूछा, फटाफट आंसर ये लो। टीचर भी एक बार सोचा है कि बच्चा अरविंद सर का बच्चा है या अरविंद सर का स्टूडेंट है, मुझे वो प्राउड चाहिए, मुझे वो फीलिंग आनी चाहिए कि कहीं भी आप खड़े हो और कोई क्वेश्चन पूछे, कोई केमिस्ट्री का टीचर XYZ आपके पूरे इस हरियाणा में पूछे, आपके पास फटाफट आंसर हो और इसका रीजन ये है, मुझे वो चीज चाहिए आपसे। इसलिए मैं स्कूल के बाद स्कूल में भी जाता हूं, उसके बाद घर पर भी आके काम करता हूं। तो घर पर आके मेरे पास काम करने का सिर्फ एक ही लॉजिक होना चाहिए, मेरा स्टूडेंट नंबर 1 रहना चाहिए।
नंबर 2 की कोई जगह नहीं है, नंबर 1 रहना चाहिए। मैं उस इंटेंशन से लेकर के आपके साथ काम करता हूं। और जो है बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए बच्चों, पेपर जो भी मैं आपको दूंगा उसको धीरे धीरे कलेक्ट भी कर लीजिए, एक फाइल बना लीजिएगा और उसको कलेक्ट करते चलिएगा, क्योंकि अगले साल वो एज ए रिवीजन पार्ट के रूप में यूज होगा। ठीक, तो इस साल जितना मेरे पास कलेक्शन है मैं आपको देता चलूंगा। अगले साल तक मैं कुछ और उसी में, जैसे मान लिया एक चैप्टर मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ा दिया तो उसके मेरे पास 200-300 सवाल हो गए, तो नेक्स्ट एक साल में और मैं वर्क करता रहूंगा। मेरे पास मान लिया 100 क्वेश्चन का और कलेक्शन हो गया तो सेशन के एंड में फिर 100 क्वेश्चन दे दूंगा। तो और जैसे अगले साल भी थोड़ा सा क्वेश्चन दे दूंगा, तो धीरे धीरे करके हर चैप्टर का एक क्वेश्चन बैंक बढ़िया सा तैयार हो जाएगा आपका। वही आपका मोर इफेक्टिव है। किताबों और गाइडों से सवाल अब नहीं आते, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। अब सारा का सारा क्वेश्चन का या हमारे कंपटीशन का जो स्टाइल है, जो फैशन अब इस समय चल रहा है, वो कंसेप्चुअल चल रहा है। तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ये कंसेप्चुअल होंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, जो आज के कंपटीशन की डिमांड है। ठीक है, तो बच्चों कोई फीस नहीं है, आपका सिलेक्शन ही मेरी फीस है। अगर जो बच्चा सिलेक्ट नहीं होता है या नंबर 2 पर रहने की कोशिश करता है, वो समझ लेना कि अरविंद सर की फीस उसने नहीं दिया। ठीक है, आपका सिलेक्शन ही मेरी फीस है और कोई मैं एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहा हूं। मेरा आपका सिर्फ एक ही टारगेट है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाना, मेरे को व्हाट्सएप कर देना कि सर मैंने आपकी फीस दे दी, और सेलेक्ट नहीं होना तो बात भी नहीं करना, शर्मिंदा मुझे मत करना। मैं रोड पर चलूंगा तो सर उठा के चलना मेरी आदत में है, सर उठा के मैं चलना चाहता हूं, इसलिए आपका सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? नो। चल अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। हर संडे का यानी मंडे को जो आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेगा उसमें संडे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, मैं जो भी टारगेट दूंगा 10, 5, 20 सवाल जो भी आप पूछेंगे मैं सबका सॉल्यूशन बोर्ड पर दूंगा। ठीक है बेटा? ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखें। बच्चों ये क्वेश्चन मेरे सामने आया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन कार्बन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, दूसरा होगा आई का ज्यादा होगा फ्लोरीन से, तीसरा होगा Cl का माइनस से कम होगा, और चौथा ये सी वाला मेरे पास सही है। अब इसको भी देखो बच्चों, लेफ्ट से राइट चलने पर, जब लेफ्ट से राइट हम चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है, वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। राइट? ठीक है, तो अगर मैं कार्बन ले रहा हूं, कार्बन मेरा 14 ग्रुप है और ऑक्सीजन मेरा 16 ग्रुप का है, तो ये मेरा कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये हो गया 16 का ज्यादा हो गया। अब अगर मैं हेलोजन में आ जाता हूं, तो अगर हेलोजन में जानता हूं बच्चों, तो हेलोजन में ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करता है, लेकिन यहां पर एक बात बताया था कि साहब जो है थर्ड पीरियड का ज्यादा था, सेकंड से मैंने रीजन भी बताया था। राइट? तो इसी के फंडे पर अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन का आपका फ्लोरीन से ज्यादा था, और 17 ग्रुप में, किसमें बच्चों? 17 ग्रुप में। 16 ग्रुप में अगर मैं बात करता हूं तो सल्फर का ऑक्सीजन से ज्यादा था, और अगर मैं 15 ग्रुप में बात करता हूं तो फास्फोरस का नाइट्रोजन ज्यादा था। राइट? इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब देखो सल्फर का ज्यादा होता ऑक्सीजन, ये भी गलत हो गया। अब थोड़ा इस पर बात करें। एक बात मेरी बताओ बच्चों, अगर Cl है और Cl माइनस है, इसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन है क्या हो गया, 287 हो गया, और इसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288 हो गया। जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए Ip ये तो मैक्सिमम है, दिखाया आपको, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया, लगभग 0 हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि वो स्टेबल हो गया। स्टेबल होने के बाद क्या इलेक्ट्रॉन को लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या नोट करना चाहोगे? तो बिल्कुल नोट करो बच्चों। लिखा बच्चों? अब देखो बेटा, मेरी बात सुनो, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने आईपी को कैसे समझाया था। मैंने आपको ये बताया था कि मान लिया जाए ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारे शेल्स हैं। राइट? ये हमारे शेल्स हैं, और यहां पर मान लिया इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसको बोलेंगे IP1। अब यहां से निकल गया तो इलेक्ट्रॉन यहां निकालेंगे, इसको बोलेंगे IP2, और इसके बाद यहां से निकालेंगे, अगर यहां से निकल गया तो IP3 बोलेंगे। राइट?
मैंने आपको एक बात बताया था कि एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी, अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट पर पूछ रहा हूं तो बच्चों एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होगी IP3 में, फिर इसके बाद IP2 में, और इसके बाद बच्चों IP1 में। क्यों क्यों? अब जैसे यहां आ गए तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। यानी कि जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास में आएगा ये इलेक्ट्रॉन, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के अगर पास में आएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। राइट? अच्छा एक बात देखो, इसका मतलब अगर कोई एटम बहुत छोटा है, अगर कोई एटम बहुत छोटा है तो बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसके शेल बहुत कम हो जाएंगे। यानी हमें एक ऐसा ऑप्शन टटोलना है जिसमें नंबर ऑफ सेल बहुत कम हो। अब एक बात देखो कि एक तो मैंने के ले रखा है, राइट? एक मैंने ले रखा है लिथियम ले रखा है, एक मैंने लिथियम ले रखा है, एक मैंने आयरन ले रखा है, और एक मैंने क्या ले रखा है, कैल्शियम ले रखा है, एक कैल्शियम कुछ ले रखा है। अब एक बात बताओ कि सबसे ज्यादा जो हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो लिथियम में होगी, क्योंकि इसके नंबर ऑफ शेल सबसे कम है। भाई इसमें इनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसका 19 है, आप जानते हैं, प्लस को हटाओ, इसका 26 है और इसका 20 है। तो एटॉमिक नंबर ज्यादा होने से नंबर ऑफ शेल भी ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होगा। अगर हम दो इलेक्ट्रॉन निकाल भी रहे हैं तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर हम लिथियम की बात कहते हैं तो जैसे इसने कहा है कि लिथियम प्लस है और लिथियम इसके बाद ये कहता है कि डाई पॉजिटिव है। एक बात मेरे को बताओ कि अगर मैं लिथियम की बात करता हूं Z बराबर कितना होगा, 3 होगा। ठीक, लिथियम प्लस की अगर मैंने बात किया हुआ है, एक बात ध्यान से देखो, लिथियम प्लस की बात किया हुआ है तो लिथियम प्लस का मतलब क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब हो जाएगा 1s2 और 2s1, और इसका मतलब क्या हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसका मतलब कितना हो जाएगा भाई, इसका मतलब देखो 1s2 है तो 1s1 हो जाएगा। ये आपका ये है, और ये आपका ये पहला शेल है। एक बात बताओ, n बराबर 1, n बराबर 2 तो खत्म हो चुका है, इलेक्ट्रॉन आपका यहां घूम रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, सबसे ज्यादा यहीं पर होगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, लिथियम होगा। इसमें नंबर ऑफ शेल बहुत ज्यादा है, इन तीनों में नंबर ऑफ शेल बहुत ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल भी दोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि लिथियम के केस में हमको देखने को मिल रहा है। यानी कहने का मतलब हम ऐसे मेंबर्स को सेलेक्ट करने की तैयारी करेंगे जिसमें नंबर ऑफ शेल बहुत कम हो, ताकि वो न्यूक्लियस के पास में जाए। न्यूक्लियस के पास में जैसे ही जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो आईपी हमारा क्या हो जाएगा, बहुत, यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन ये है कि आईपी फर्स्ट ज्यादा है, फर्स्ट आईपी ज्यादा है सेकंड आईपी से। जरा मेरी बात समझो, मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि मान लिया जाए कोई आइसोलेटेड गैसियस मेटल है, कोई मैंने आपको लिखाया है कि आइसोलेटेड गैसियस मेटल है, ठीक है, ये आइसोलेटेड गैसियस मेटल है और ये अपने कैटायन में कन्वर्ट होता है, इसी को कहते हैं IP1। ठीक है, समझना मेरी बात को। अब मैंने क्या ले रखा, पहला ऑप्शन इस तरीके से ले रखा है कि Mg ले रखा और Mg कन्वर्ट हो गया Mg1 में, राइट। अब जो Mg1 में कन्वर्ट हो गया तो ये IP1 हो गया, और फिर से अगर Mg डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया तो आपका IP2 हो गया कि नहीं हो गया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुनो। Mg का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281, ठीक है, ये कितना हो गया 281 हो गया, और ये कितना हो गया 28 हो गया, ये स्टेबल हो गया साहब, ये क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। अब ये स्टेबल हो गया, इसका मतलब इस केस में IP2 स्ट्रॉन्गर IP1 से, दिख रहा है, यानी कि ये तो हमारा गलत हो गया साहब, ये हमारा गलत हो गया। नियॉन देखो, नियॉन की अगर हम बात करें, नियॉन में Z बराबर कितना होता है, 10 होता है। आपने कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 और 2p, कितना बच्चों बताओ, 2p6 किया। अब जो है अगर मैं नियॉन की बात कह रहा हूं, नियॉन प्लस की बात कह रहा हूं, तो मेरे पास आ जाएगा 2p5 आ जाएगा। और इसके बाद अगर मैं नियॉन डाई पॉजिटिव की बात कह रहा हूं, तो 2p4 आ जाएगा।
अब यहां निकालो जेड इफेक्टिव, यहां क्या निकालोगे, जेड इफेक्टिव, और फिर आंसर ये भी गलत हो जाएगा। इसी तरीके से कार्बन भी निकालोगे और आंसर हमारा नन आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो पहले वाले में तो सिंपल स्टेबिलिटी दिख गई और दूसरे वाले में हमको क्या दिख गया, जेड इफेक्टिव। अच्छा, अगला अगला सवाल देखो भाई। अगला सवाल हमसे पूछा गया है, हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। एक बात सुनो बच्चों ध्यान से, ये आपका HF है, ये आपका कोवेलेंट है, ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है ना। इस बॉन्ड में इसका भी इलेक्ट्रॉन है, इसका भी इलेक्ट्रॉन है। अगर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, अगर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो फ्लोरीन पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। और एटम की खास बात क्या होती है, एटम होता है न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ कैटायन हमेशा जो होता है नंबर ऑफ एनायन के बराबर होता है। मतलब कि अगर माइनस आ गया तो हाइड्रोजन पर इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, राइट। और इस प्लस माइनस को बोलेंगे पोलर, क्या बोलेंगे, पोलर। और जहां पर पोलर पोलर होगा उसी को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड और इसको बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये आपने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उसका मैंने प्रॉपर वे में आपका सॉल्यूशन दे दिया, नोट करो। तो आपका जो चल रहा था मेरा कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर चल रहा था, उसी को आगे बढ़े, है ना। उसी में लिखे बच्चों, नोट कर लिया, इसी में लिखे, ऐसे लिखे, कोवेलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड, है ना। लिखो उसी में कैरेक्टर में लिखो, कोवेलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड। कोवेलेंसी नंबर ऑफ बॉन्ड के बराबर होगी। जैसे अगर मैं क्वेश्चन ये कहता हूं, मान लिया जाए कि मैंने बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की बात कह रखा है, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में ये B हो गया, ये आपका F हो गया, ये आपका F हो गया, ये आपका F हो गया। तो बेटा जी कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 3। तो अगर मैंने कोवेलेंसी पूछ लिया तो कोवेलेंसी कितनी होगी, कोवेलेंसी होगी आपकी 3 होगी। इसी तरीके से अगर मैंने अमोनिया केस में पूछ लिया तो अमोनिया केस में भी कोवेलेंसी कितनी होगी, है ना, कोवेलेंसी कितनी होगी, 3 होगी, राइट। तो अगर मैंने क्वेश्चन में ये कह दिया, मान लिया जाए कि अमोनियम आयन ले रखा है, यानी कि NH4 प्लस ले रखा है, ठीक है बेटा जी। तो NH4 अगर मैंने ले रखा है तो ये N हो गया, ये H हो गया, ये आपका H हो गया, ये आपका H हो गया, ये आपका H हो गया, और ये प्लस लगा दिया तो यहां कोवेलेंसी कितनी कुछ 4 हो गई। तो कोवेलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मैं इसलिए इस वर्ड्स को नहीं सिखा रहा हूं कि कोवेलेंसी क्या है, मुझे ये बात बतानी है कि वेरिएबल कोवेलेंसी क्या है ना। लिखो पहले इसको बना लो। लिखा बच्चों, अब लिखो लोअर हैवी p ब्लॉक एलिमेंट, लोअर हैवी p ब्लॉक एलिमेंट contain more than one ऑक्सीडेशन स्टेट। ब्रैकेट में लिखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड
and p block element heavier element in which more than one oxidation state is present, they contain variable covalency. बच्चों मैंने क्या सिखाया आपको? बेटा मेरी बात सुनो कि अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट ले रहा हूं, ठीक है, अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट ले रहा हूं तो इसके पास पाया जा रहा था वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, पढ़ा चुका हूं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट बेटा, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है। ये किसका कैरेक्टर है? डी ब्लॉक का, राइट। अब देखो जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है बेटा, जो पी ब्लॉक एलिमेंट है जो हैवी है, क्या है? हैवी का मतलब जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। किसमें मैं बात कर रहा हूं? 15 ग्रुप में, 16th ग्रुप में और 17 ग्रुप में, राइट। तो उसके पास भी होता है मैक्सिमम, या ऐसे लिख लो वेरिएबल, क्या बच्चों? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। किसकी तरह? डी ब्लॉक की तरह। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जहां होगा उसको बोलेंगे कोवैलेंसी। क्या बोलेंगे? वेरिएबल कोवैलेंसी। क्या बोलेंगे बच्चों? वेरिएबल कोवैलेंसी। लिखो जरा, लिखा बेटा? तो मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 17 ग्रुप में बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। इसमें जो है वेरिएबल कोवैलेंसी एब्सेंट होगा। क्या होगा? एब्सेंट होगा। क्यों एब्सेंट होगा? नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो इसमें नहीं होगा। इसके केस में अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1, +1, +3, +5, +7 होगा। ये बेस्ड होगा, यानी ये तो रहता ही है, ये जो बेस्ड होगा वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किस पर बेस्ड होगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं फ्लोरीन की बात करता हूं तो ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आपके 3 मेंबर्स जो हैं और इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। नोट करो,